प्यार हुआ। मैं ये कहूँगी कि आप लोग मेहनत करें, कोई शॉर्टकट नहीं ढूँढे आप। क्योंकि हो सकता है फ़िल्म में आपको एक-एक फ्रेज़ गाना पड़े या पिच करेक्शन की मशीन भी मिल जाए। फूल हँसा चुपके से, प्यार हुआ चुपके से। मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का और हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हौसले, पराक्रम, जोश और जज्बे से कुछ नया करने की ठानी, कुछ ऐसा करने की ठानी कि वो मिसाल बन गई। ये है अपनी तरह का अनोखा रेस्तरां जो मुंबई के बाहरी इलाके वसई में पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित और प्रबंधित है। महिलाएं जो जरूरतमंद हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये रेस्तरां आजीविका का स्रोत है। बुलंद हौसलों से विकास की उड़ान भर रही हैं गुजरात की महिलाएं, जो इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में अनोखा स्थान प्राप्त कर रही हैं। ये है रायपुर के दंतेवाड़ा जिले के बचेली की नंदिनी दीक्षित, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार काम कर रही हैं। 30 वर्षीय आदि लक्ष्मी तेलंगाना राज्य की एक ऐसी महिला है जो ट्रकों की वेल्डिंग हो या फिर पंक्चर लगाना हो, इस तरह के कार्य अकेले ही करती हैं और बड़ी ही आसानी के साथ कर लेती हैं। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक आवाज जो दिल में उतर जाती है, एक आवाज जिसमें सुकून है, जिसकी मिठास कानों में रस खोलती है, एक आवाज जिसकी खनक फिल्मी गीतों के जरिए हम सबके जीवन का हिस्सा बन गई है। आज की हमारी तेजस्विनी एक शास्त्रीय गायिका है जिनकी पहचान एक पार्श्व गायिका के रूप में है, जिन्होंने 16 से ज्यादा भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गीत गाए हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये मधुर खनकती आवाज है कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की। जिन्होंने अपनी कला साधना से ये साबित कर दिया कि संघर्ष से सफलता की राह कैसे खुलती है। 14 साल की उम्र में ही पहला गीत बांग्ला में गाने का मौका मिला और वो भी लता जी के साथ। जब पार्श्व गायन का मन बनाया, हेमंता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के बीच डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी लगातार समर्पित भाव से सीखते हुए आखिरकार मिस्टर इंडिया के इस गीत ने जहां उन्हें पहचान दिलाई, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1942 अ लव स्टोरी, हम दिल दे चुके सनम जैसे गीतों ने उन्हें सुपरहिट गायिका के मुकाम तक पहुंचा दिया। ओपी नैयर, खयाम से लेकर ए.आर. रहमान, जतिन ललित जैसे संगीतकारों और किशोर दा, रफी साहब, गीता दत्त से लेकर उदित नारायण, सोनू निगम जैसे विभिन्न दौर के गायकों के साथ काम कर चुकी कविता कृष्णमूर्ति ने हर तरह के गीत गाए हैं जो पसंद भी किए गए। और अब युवाओं को भी गायन कला की शिक्षा देने में प्रयासरत हैं। कविता जी ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है।
16 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गीत गा चुकी, फिल्म फेयर समेत कितने ही पुरस्कार प्राप्त कर चुकी, पद्मश्री से सम्मानित सिनेमा जगत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात कविता जी से। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्कार ममता जी, आपको भी और सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से मेरा नमस्कार। आपकी पहचान एक जानी मानी पार्श्व गायिका के रूप में है, ये एक आपकी प्रोफेशनल पहचान है कविता जी। देखें तो लगभग 6 दशक से ज़्यादा लंबा समय है जब से आप कला साधना में जुटी हुई हैं, लेकिन इस पहचान के पीछे की जो असली कविता कृष्णमूर्ति हैं, हम आज उनसे रूबरू होना चाहेंगे। क्या विशेषता है इन कविता की, इनके व्यक्तित्व की? मैं ये कहूँगी कि म्यूज़िक हमारे लिए एक ज़िंदगी बन चुका है और म्यूज़िक की वजह से बहुत सुहाना मेरा सफ़र ज़िंदगी में रहा है। और वैसे तो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बेटी हूँ। मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में दिल्ली में थे, वहीं मेरी परवरिश हुई। पर नसीब मुझे मुंबई लेके आई और वहाँ कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई और वहीं से म्यूज़िक भी मतलब कंटिन्यू मैंने किया। और बस ये कहूँगी कि यही बहुत बड़ा साथी मेरी ज़िंदगी में रहा है। अदरवाइज इसके बगैर आई फील आई एम नथिंग, आई एम ज़ीरो विदाउट माय म्यूज़िक। यानी संगीत आपके जीवन का पर्याय बन चुका है आपके लिए। हर खुशी मुझे जो मिली है ना, संगीत से जुड़ा हुआ है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। तो आइए फिर कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे कुछ गीत सुन लिया जाए। क्या गुनगुनाना चाहेंगे आप? मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है लव स्टोरी 1942 का, जो मुझे हमेशा मैं ये गाना सोचती हूँ कि अगर मैं रोज भी एक बार गाऊं, मुझे कभी बोरियत नहीं होगी। सारी जिंदगी में रोज एक बार ये गाना मैं गा सकती हूँ। मुझे इसके अल्फाज अच्छे लगते हैं, धुन बहुत अच्छा लगता है। और पंचम का आर डी बर्मन जी का गाना है, जावेद साहब का लिखा हुआ गीत है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए इसी से शुरुआत हो जाए। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। बहुत खूब। और ये गीत तो वाकई हम सबके भी दिलों में बसा हुआ है ये गीत। चलिए यहाँ से अगर आपने जैसे बताया कि गीत आपके जीवन का साथी रहा है, लेकिन देखें तो आपका ये जो संगीतमय सफ़र है ये काफ़ी लेजेंड्स के साथ जुड़ा रहा है शुरू से ही। हेमंत दा, लता दी की बात करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो कैसे आपकी गायकी की शुरुआत हुई? कब आपने अपने गायन की शुरुआत की, या पहला मौका अगर हम कहें तो आपको गायन के क्षेत्र में किससे और कब मिला? शुरुआत तो दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में मैं मास्टर जी से सीखती थी, फिर वहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स में गायक अवार्ड मिले। पर बॉम्बे में आने के बाद मैं ये कहूँगी कि कॉलेज, मेरे सेंट जेवियर्स कॉलेज में से मतलब काफ़ी मुझे इनकरेजमेंट मिला और वहाँ भी मैं हेमंत कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई और स्टेज में मैंने हेमंता से साथ मतलब मेरा सफ़र शुरू हुआ। और शुरू होते होते कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उनका एक दिन फ़ोन आया कि तुम स्टूडियोज़ आ जाओ, राजकमल स्टूडियोज़ आ जाओ, एक गाना कल तुम्हें गाना है, कॉलेज मत जाना, कॉलेज को कल बंक करो। तो कॉलेज क्लास बंक करते करते मैं राजकमल स्टूडियो पहुंची और वहाँ एक बंगाली फिल्म का गाना था, श्रीमान पृथ्वीराज। वो था टैगोर सॉन्ग, रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग था, जो हेमंत ने मुझे सिर्फ 4 लाइन सिखाया और बोले वेट करो। और वेट करते कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और लता जी आई। अच्छा। आप सोच नहीं सकते कि लता जी को मुझे ऐसे, मतलब लता जी तो मेरे लिए साक्षात सरस्वती हैं और गुरु हैं मेरे लिए। तो उनको देखकर मैं तो घबरा तो बहुत गई कि इनके साथ गाना पड़ेगा 4 लाइन। पर एनीवे वही मेरी शुरुआत थी कि मैंने सबसे पहला गाना वहाँ गाया हेमंत दा के आशीर्वाद से। और उस ज़माने के जितने भी सिंगर्स थे, जो उसके बाद मैं कहूँगी कि मन्ना डे अंकल के साथ 18 इयर्स 18 साल पूरा विश्व मैंने घूमा, प्रोग्राम्स किए और गुरु के तरह काफ़ी सारी चीज़ें मतलब म्यूज़िक में बताते थे। तो उस ज़माने के जितने भी सिंगर्स थे, तलत साहब के साथ गाने का मौका मिला, मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिला। फिर इंडस्ट्री में स्टूडियो में माइक में रफ़ी साहब के साथ भी गाया मैंने, फिर आशा जी, लता जी, तो गीता दत्त जी। तो मुझे लगता है ये लोग सब म्यूज़िक सीखना मास्टर जी से तो मैंने सीखा
और भी गुरु बॉम्बे में बहुत लोगों से, पंडित रसराज जी से, फिर गौतम मुखर्जी हैं, मलयदा, बहुत लोग हैं, मानस करके शान के फादर, और फिर पंडित राम नारायण, सबसे सीखा मैंने। पर इंडस्ट्री में जो ये बड़े सिंगर्स हैं, ये मेरे गुरु रहे हैं, और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन, ये लोग भी मेरे लिए गुरु स्थान में रहे हैं। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि माइक के सामने एक तो होता है गाना सीखना, पर उसको फिर अल्फाज के साथ एक कैसे माइक पे एक्सप्रेस किया जाता है, और म्यूजिशियंस के साथ कैसे गाना चाहिए, क्योंकि तब तो म्यूजिशियंस के साथ गाना रिकॉर्ड होता था। जी। तो अगर 100 म्यूजिशियंस हैं तो वो भी बजा रहे हैं, तो थ्रो कैसे होना चाहिए माइक में, इन गुरुजनों के पास ही मैंने सीखा। तो इन लोगों के लिए मैं सारी जिंदगी भर इनको मैं प्रणाम करती रहूंगी। जी, आपने अभी गायन की बात की कि किस तरीके से सबके साथ गाने का आपको आपको प्रैक्टिस हुई एक तरीके से, लेकिन जी, जी, गायन एक जी, बात है और पार्श्व गायन अलग। तो ये पार्श्व जी, गायन के बिल्कुल। लिए आपको कैसे आपने तैयारी की? क्योंकि पार्श्व गायन में आपको एहसास के साथ तो गाना ही होता है, लेकिन किस जी, एक्टर जी। के साथ गा रहे हैं, हमने सुना है कि ये भी गायक बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपकी तैयारी कैसे शुरू हुई पार्श्व गायन के लिए? हाँ, देखिए, एक तो स्टेज में लता जी और आशा जी का गाना, और बाकी गीता जी सबका गाना, एक वो अलग बात होती है, क्योंकि वो गाने हमारे सुने हुए हैं और उनको हम जितना उसको अडेप्ट करके गा सकते हैं, वो एक बात होती है। लेकिन जब ओरिजिनल गाना आता है, माइक पे हमको एक गाना दिखा दिया जाता है कि तुम गाओ एक्ट्रेस के लिए, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाने लगी, पर वो गाने मेरे नहीं थे, वो एक्चुअली लता जी गाने वाली थी। स्टूडियो में फाइनल उनका ही मतलब गाना एल्बम में रहेगा और शूटिंग में रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा। मैं सिर्फ शूटिंग के लिए, ताकि एक्ट्रेस उसमें एक्टिंग कर सके, इसलिए मेरी आवाज में रिकॉर्ड हुई। तो वो लक्ष्मी जी से वो गाना, वो किस तरह से वो गा रहे हैं, उनको सुनकर वो गाना सीखना, और फिर म्यूजिशियंस के साथ रिहर्स करके फिर माइक पे जाना, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये गाना अब मुझे ही गाना है। उसके बाद शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि वो गाना उसके बाद लता जी गाती थी, और लता जी जब गाना गाने के बाद जब मैं सुनती थी फाइनल रेडियो पे, जब लता जी का वर्जन आता था, उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता था, क्योंकि मैं बिल्कुल। कभी-कभी मुझे लगता था ये नोट मैंने कैसे गाया? फिर लता जी जब गाती थी, मुझे लगता है बाप रे! ये लाइन ऐसा भी गाया जा सकता है, मतलब क्या कितनी बात! एक ग्रेस नोट या तो मैं उस दौर में मैं कहूँगी लता जी मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब बिल्कुल गुरु, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया की, गाने में इमोशन कैसे होना चाहिए, डिक्शन कैसे होना चाहिए, और बहुत ज़रूरी बात जो उस ज़माने में बहुत ज़रूरी था कि साँस गाने में कहाँ लें। अब तो ख़ैर टुकड़े-टुकड़े में भी रिकॉर्ड हो जाता था, जी। हो जाता है, पर उस टाइम पूरा गाना 6 मिनट का हो, 7 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, एक साथ गाना था। तो वो जब गाते थे हम लोग कि कहाँ साँस लें ताकि लाइन टूटे नहीं, या ताकि नेक्स्ट फ़ेज़ हमारा वीक नहीं हो जाए, या लाइन ख़त्म होते वॉइस वीक नहीं हो जाए। ये सब मैं बहुत इंडस्ट्री में बड़े-बड़े सिंगरों से सीखा, और लता जी से बहुत कुछ सीखा, मन्ना डे अंकल से भी बहुत कुछ सीखा। आपने कहा कि आप गाती थी और एक डबिंग आर्टिस्ट की तरह आप गाती थी और लता जी फिर आपके गाने जी, पर गाती थी। जी, लेकिन जी। ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी आपने काफ़ी समय तक गाया। क्या हम उसको एक जी। संघर्ष का दौर माने या फिर वो एक लर्निंग का दौर है आपके लिए? ये सब बातें मैंने वहीं सीखा, तो मेरे लिए संघर्ष तो था ही नहीं। जी, बड़े अच्छे-अच्छे लोग मिले मुझे उस टाइम बिल्कुल। ज़िंदगी में। तो सबसे मुझे, और फिर ख़याम साहब के साथ, ओ.पी. नैयर साहब के साथ, मैं क्या बताऊँ, ये लोग इतने मेरे लिए पता नहीं, ये लोग सब भगवान के स्थान में थे, क्योंकि मैंने बहुत इनकी अच्छाई देखी। आपने कहा कि आपने डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे काम शुरू कर दिया। आप मुंबई गईं, आप वहाँ जी, कॉलेज में थी, वहीं से आपको गायन का मौका मिला। हालाँकि पहले जी, आप जी। देखा जाए तो हेमंत दा के साथ आपने काम शुरू किया। कब आपको ये लगा कि हाँ। आपको पार्श्व गायन को ही अपना करियर बनाना है? क्योंकि देखें तो जब आप युवा होते हैं तो ढेरों सपने होते हैं आपकी आँखों में। हाँ, लेकिन कभी-कभी मैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़्ड भी रहती थी, क्योंकि मैं तो गा रही थी वहाँ, फिर नॉन फ़िल्म भी गाती थी, मतलब गुजराती हो, संस्कृत श्लोक हो, सब जो भी मुझे काम मिलता था मैं करती थी। पर कभी-कभी मेरी जो अंदर से जो एक पुल था ना, खींच जो था, वो कभी-कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ भी था, कि उहुँ, काश मैं क्लासिकल म्यूज़िक इतना अच्छा सीख लेती कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक परफ़ॉर्मर हो सकूँ। पर मुझे मालूम था कि वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे हुँ, दिमाग में ये था कि बचपन से
बहुत मेहनत करते 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 एक टाइप क्लासिकल सिंगर बनना एक अलग लाइन होता है, पार्श्व सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग एक अलग होता है। जी। दोनों में कंबाइन करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैंने जब देखा कि मतलब बॉलीवुड सिंगिंग में या पार्श्व गायन में मैंने जब देखा कि बड़े अच्छे-अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना-बैठना हो रहा है और बहुत कुछ तो मेरी क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक अट्रैक्शन जो था, वो उस तरफ बढ़ने लगा। हम्म। तो उसको ही मैंने अपना ज़िंदगी माना और उससे मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी भी मिली। लेकिन कविता जी, जैसे आपने बड़े-बड़े संगीत निर्देशकों के नाम लिए हैं, देखें तो आपने खयाम साहब, ओपी नैयर साहब से लेकर अभी के दौर के ए आर रहमान या उसके बाद के भी दौर के, अब आपने इन सब के साथ गाना गाया है। इन संगीत जी। निर्देशकों का, खास तौर पे उस दौर के निर्देशक और इस दौर के संगीत निर्देशक, क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप एक गायिका के तौर पे? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अब जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या खयाम साहब हो या नैयर साहब हो, तो इनके जब हम गाने के लिए जाती थी, वो मुझे एक बात बिल्कुल कहते थे, कहीं मैं कुछ अलग सा ले लूँ तो बोलते थे, बेटा ये मेरा स्टाइल का गाना है, यहाँ पे ये मत लेना, ये जगह मत लो, ये जगह मेरे गाने में सूट नहीं होता, ये तुम नैयर साहब का गाना गा रहे हो या खयाम साहब का गाना गा रहे हो। या लक्ष्मी जी भी बोलते थे, नहीं उस कविता जी उसको सीधा कर दीजिए, आप ये सब हरकत मत लीजिए। तो मतलब म्यूजिक डायरेक्टर का गाना गाना पड़ता था। इस वजह से हाँ, आप देखिए, बिल्कुल। जब रेडियो में इन लोगों का गाना आता था, फट से पता चलता है ये नैयर साहब का है, ये रोशन साहब का है, ये एस डी बर्मन है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आदि। फट से उनके स्टाइल से पता चल जाता है ये किसके स्टाइल का गाना है। या कभी-कभी ये भी पता चलता था कि कौन से हीरो या हीरोइन का गाना है। अच्छा। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग डिमार्केशन था कि यू हैड टू सिंग व्हाट द म्यूजिक डायरेक्टर वांट्स एंड आपके एक्सप्रेशन, एवरीथिंग हैड टू बी विद इन दैट फ्रेमवर्क। एग्ज़ैक्टली। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे रहमान साहब हैं, रहमान साहब भी बहुत रिलैक्स्ड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम लाइन्स, मैं गाती जाती हूँ तो मैं लाइन्स जितने तरह, जैसे केसरा हो, कैसे-कैसे मुझे इम्प्रोवाइज़ेशन करना है मैं करती जाती हूँ। वो सिर्फ़ सुन के सब रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड अच्छा। करने के बाद मैं जब चली जाती हूँ घर, कभी-कभी ये होता है कि कॉर्ड्स के ऊपर गाती हूँ। फिर गाने के बाद जब मार्केट में वो जब गाना आता है, तब मुझे लगता है माय गॉड, फिर उन्होंने अब मेरे बेस्ट लाइन्स जो होते हैं ना, उनको जैसे-जैसे चुनना होता है, जी। वो चुन के उसको फिर वो पूरे ट्रैक पे उसके पीछे फिर ट्रैक भी चेंज करते थे या ऐड करते थे। अच्छा। ऐड करके उसको पूरा बदल देते थे, या तो मुझे लगता था माय गॉड ये मेरा गाना है, मैंने ऐसे गाया। तो वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट मुझे भी रहता था। यहाँ पे संगीत या निर्देशकों के साथ अगर मैं गायकों की भी बात करूं, कहाँ किशोर दा, रफ़ी साहब, और उनसे आगे बढ़ें तो आपने जैसे बताया लता दी के साथ, आशा ताई के साथ भी आपने गाया है। कभी दिल में ऐसे जी। धुक-धुक होती थी कि इन दिग्गजों के साथ गाने लगी हैं, क्योंकि आप तो बहुत युवा थीं? बहुत बहुत डर लगता था। डर तो बहुत होता था कि वैसे भी मैं थोड़ी बहुत डरपोक हूँ मैं। मतलब लोगों के सामने स्पेशली स्टेज में गाने के लिए कह देते थे, मैं जब ऑडियंस में जाती थी और इतने सारे लोग बैठे रहते तो मेरे को बहुत घबराहट होती थी, ऐसा लगता था कि आवाज़ नहीं निकलेगा। वो सब दौर मैं बहुत गुज़र चुकी हूँ, मतलब मैं काफ़ी था। और स्पेशली आप सोचिए स्टेज में मन्ना डे जी खड़े हैं और आलाप शुरू कर देंगे और फट से बोलेंगे, आलाप गाकर बोलेंगे गाओ, ऐसे बोलते थे वो। अच्छा। बाजा बजाते थे, गाते थे और गाते-गाते एक आलाप करके बोलते थे गाओ कविता। तो एक डर तो होता था। लता जी के सामने साथ माइक पे खड़ा होना, या आशा जी के साथ मैं करिश्मा में भी मैंने गाया। तो मतलब ये लोग ऐसे मेलिफ्लुअस इतने ग्रेट सिंगर्स हैं, इनके साथ एक तो खड़ा होना ही मतलब एक ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि आप पास हुँ। में खड़े हो, कि माइक के सामने आप खड़े हैं। एक तो ये फीलिंग थी। उसके बाद ज़हन में यही होता था कि हाउ बेस्ट कैन आई डू? हाउ आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक, आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक। कविता जी, गॉड्स यहाँ पर काइंडनेस। आपसे गुजारिश करूंगी, एक और गीत आप ऐसा गाएं जो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा था और आपको उसके लिए बड़ी तैयारी भी करनी पड़ी हो। साज़ ने जो गाना गाया था वो ऐसा था कि वो बंदिश के ऊपर बेस किया था यशवंत देव जी ने। तो मेरे लिए उस तरह का मतलब गाना भी मुश्किल था। जैसे मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। बादल उमड़ बढ़ आए, बादल उमड़ बढ़ आए, इस तरह का गाना था। उसमें थोड़े तान भी, एक आध तान भी था। तो अलग-अलग रीज़न्स के लिए मुझे अलग-अलग गाने मुश्किल लगे, पर कोशिश करते-करते वो गाने हो गए, समहाउ हो गए। जी, बिल्कुल हो गए और लोगों के दिलों पर आज भी उनकी छाप भी अंकित है, क्योंकि बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका शुक्रिया। गायकी का। लेकिन कविता जी, एक अहम बात जो आपसे जानना चाहेंगे आपके अपने निजी जीवन के बारे में भी, क्योंकि
आपकी भी जी। जो शादी हुई है वो भी मशहूर वायलिनिस्ट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से हुई है, और आगे भी जी। आप जो आपका परिवार है वो सभी मिलकर क्रिएट करते हैं, मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो ये कहना सही जी। होगा कि संगीत से ही सजी है आपकी जिंदगी। जी, बिल्कुल। म्यूज़िक की वज़ह से मैं मेरे हस्बैंड को मिली। उनके साथ मतलब स्टूडियो में काम करने का पहला मौका मिला। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में काम करते-करते मतलब मेरी शादी हुई उनके साथ। वो बहुत मतलब वो 24 घंटे म्यूज़िक में रहते हैं, उस तरह के इंसान हैं। उनको म्यूज़िक प्रैक्टिस करना, फिर वो ऑर्केस्ट्राज़ के लिए, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के लिए वो लिखते हैं, पूरा सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा लिखते हैं। और मेरी वॉइस के लिए भी उन्होंने ऐसा मुझे मौका मिला है कि लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा हो और अलग-अलग दुनिया में और भी बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा के साथ मुझे गाने का मिला मौका। मेरे लिए लिखा उन्होंने भारत सिम्फनी करके, जो 72nd ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने लिखा और मैंने लंदन में गाया ये। पूरा इंडिया का हिस्ट्री जैसे लेकर उन्होंने लिखा। एक फ्रीडम सिम्फनी गान महात्मा गांधी जी के लिए लिखा। तो इस तरह से मुझे अलग-अलग फ्यूजन, जैज़ मतलब जो सब्जेक्ट मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ये सब सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा कदम रखने का मौका मिला उनकी वज़ह से। और बहुत सपोर्ट है। और इतना है कि मैं सिर्फ़ ये नहीं, वो क्लासिकल म्यूज़िशियन है, जैज़ भी म्यूज़िशियन है, हर तरह के मतलब इंटरनेशनल म्यूज़िशियन है, फिर भी वो कहते हैं कि तुम्हारा निंबुड़ा निंबुड़ा मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब ही एनकरेजेस मी, उनको मेरा बॉलीवुड गाने भी पसंद है। तो ये बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। और बिल्कुल। कभी प्रैक्टिस भी करूँ तो कुछ सवाल मुझे पूछना होता है कि ये करूँगी तो कैसा रहेगा, या कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो हर तरह से मुझे मतलब घर पे पूरा सपोर्ट है। और हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं, मेरे बच्चे भी पास में होते हैं, तो कहीं न कहीं म्यूज़िक की बात होती है। मेरी बेटी अंग्रेज़ी में गाने लिखती है, शी इज़ एन इंग्लिश सॉन्ग राइटर, और वो पूरा सापा स्कूल चलाते हैं जी। म्यूज़िक का। और मेरा बेटा भी वायलिनिस्ट है। तो सब जब मिलके बातचीत करते हैं। और मतलब 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। एक बेटा डॉक्टर है, सर्जन है, वो भी गाता है थोड़ा बहुत। तो एक म्यूज़िक का बहुत साथ है। इसकी वज़ह से हम लगता है कि हमारा एक बॉन्डिंग है। हम सब एक साथ हैं इसी की वज़ह से। लेकिन कविता जी, ऐसे में जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो गीत संगीत से हटकर ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं जो आप सब करना पसंद करते हैं? एक्चुअली हम लोग एक साथ आजकल होता नहीं है, बच्चे लोग बिज़ी हो गए हैं, तो एक हम्म। साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। और करते होते हैं तो बस म्यूज़िक की बात होती है, या पॉलिटिक्स-वॉलिटिक्स ज़्यादा बातचीत नहीं होती। पर एक साथ बात करते हैं। दे आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हैं वो। हम्म। कभी-कभी मुझे उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन सीखना, और आपको तो पता है आजकल टेक्निकली बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं। तो बिल्कुल। कुछ डाउट्स होता है तो उनसे क्लियर करवाती हूँ। तो आजकल लगता है कि बच्चों से सीखने के लिए बहुत बातें होती हैं हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए, मेरे लिए एटलीस्ट। क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीज़ें हैं या व्यू पॉइंट हैं जो जिनका आजकल बहुत अलग है उनका व्यू पॉइंट, या टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। तो मुझे लगता है एक लर्निंग प्रोसेस बच्चों से भी मिलता है मुझे। और मुझे लगता है एक बहुत खूबसूरत अनुभूति है ये कि एक परिवार जी, के तौर पर आप सब संगीत से ही बंधे हुए हैं, जी, लेकिन यहाँ जी, पर जी, बिल्कुल। संगीत साधना को आप एक और कदम आगे ले जाकर अगली पीढ़ी को भी दे रही हैं कला विद्यालय के जरिए। आपने अपना ऐप भी जी। बनाया है, तो आने वाली पीढ़ी किस तरह इस गीत संगीत के प्रति रुझान आप देखती हैं? एक्चुअली अब तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक घर-घर में आ चुका है। बहुत सारे हमारे टाइम में प्रोफ़ेशनल म्यूज़िशियंस कम थे, हम्म। स्पेशली लड़कियों में भी। लेकिन अब आप देखिए ऑलमोस्ट एवरी फैमिली में कोई ना कोई एक जना होता है जो मतलब प्रोफ़ेशनल म्यूज़िक ले लेता है या आर्टिस्टिक लाइन ले लेता है। टीचिंग हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। और टीचिंग एक तो होता है कि जैसे हमारे यहाँ हमारे बच्चे वो सापा चलाते हैं, जिसमें 4 साल के बच्चे भी म्यूज़िक सीखते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड और मैं एलजीसीई है, लक्ष्मी नारायण ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें बीए इन म्यूजिक और एमए इन म्यूजिक तक हम लोग अपने कोर्स जैन यूनिवर्सिटी और विश्वकर्मा पुणे के साथ स्टार्ट किया हम्म। है। तो मैं देख रही हूँ कि काफी सारे बच्चों को इंटरेस्ट है। और अब तो खैर ऑनलाइन भी, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, ऑनलाइन भी हमने कुछ मास्टर क्लासेस हमें करना पड़ा और कुछ कोर्सेज करने पड़े, ताकि जो घर से नहीं निकल सकते वो भी सीखें। हम्म। तो आई थिंक देयर इज ग्रेट फ्यूचर इन टीचिंग म्यूजिक। कविता जी, यहाँ पर आपसे रैपिड फायर करते हैं कुछ प्रश्न, ठीक थोड़े है। फटाफट ये अंदाज रैपिड में। फायर मुझे सुनकर नर्वस हो जाते हैं लोग। नहीं, नर्वस मत होइए, क्योंकि आप ही के जीवन से जुड़े सवाल हैं। पहली बार मंच पर किस उम्र में और कौन सा गीत गाया था पहली बार? अ,
मुश्किल सवाल है। पहली बार जब मंच पे मैं गाई थी वो एक कॉम्पिटिशन में था जब मैं 8 साल की थी और मैंने एक टैगोर सॉन्ग गाया था, अरूप तुम्हार बानी। सुनना चाहेंगे ये तो सॉन्ग हम आपसे, क्योंकि टैगोर सॉन्ग सब बहुत पसंद करते हैं। अरूप तुम्हार बानी, অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দীক্ষে আনি অরূপ তোমার বাণী। क्या बात, बहुत खूब। चलिए अगला सवाल। कोई ऐसा गीत जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जिसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी हो आपको? बहुत सारे गीत हैं पर उसमें एक कहूंगी कि हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग काफी चैलेंजिंग था क्योंकि बिल्कुल स्टाइल अलग था उसका। इस्माइल दरबार जी का गाना था, कुछ अलग स्टाइल का था वो गाना। जी। आपके पसंदीदा गायक? पहले जमाने के सभी लोग, पर खास जगह मुझे आई थिंक मन्ना डे अब्दुल का। अच्छा, और एक एक्टर जिन्हें आप अपनी आवाज देना पसंद करती हैं? 3 है, एक नहीं है। एक तो माधुरी दीक्षित जी हैं, एक शबाना आजमी जी हैं और श्रीदेवी जी और मनीषा कोइराला। ये 4 जनों के लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्योंकि आप बड़ी लंबे समय से फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही हैं, इस दुनिया को बड़ी करीब से भी देखा है आपने, तो आपके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस कौन है एक दर्शक के तौर पे? मुझे संजीव कुमार जी बहुत पसंद। मैं अच्छा। बहुत उनके फिल्म्स बहुत मुझे अच्छा लगता था उनका। और मैं शबाना जी का भी बहुत बहुत फैन। मैं आई लव शबाना जी's फिल्म्स। ओके। अच्छा, आपने इतने सारे संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है, ऐसे कौन से संगीत निर्देशक हैं जो आपकी क्षमता को बेहतरीन रूप से उपयोग कर सके, यू नो, टेकिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू एज अ सिंगर? आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन उस जमाने के। और फिर बाद में ये कहूंगी कि 3 है, फिर मैं एक पे नहीं रुक सकती। मैं कहूंगी कि रहमान साहब हैं, जतिन ललित हैं और इस्माइल दरबार हैं। अच्छा, और पहला गीत जो आपका रिकॉर्ड किया गया? पहला गीत जो मेरा रिकॉर्ड किया गया, जो गाना ओरिजिनल नहीं था, पिताजी का गाना था, पर मैंने फिल्म कादम्बरी में मैंने आएगा आने वाला मतलब गीत गाया था। मैंने मतलब एक नई सिंगर के तौर से। आप एक गायिका के तौर पे कौन से गीत को ये श्रेय देती हैं जिसने आपको एक सुपर हिट गायिका बना दिया? हवा हवाई मिस्टर इंडिया। आई थिंक उससे मेरी काफी पहचान हुई इंडस्ट्री में। अच्छा, आप तो दिल्ली की हैं, दिल्ली की एक खास बात जो आपको बहुत पसंद है? अरे दिल्ली की बहुत चीजें पसंद है मुझे। वैसे मेरी दीदी रहती है तो आती है। मुझे दिल्ली का पानी पूरी बहुत पसंद है, शॉपिंग बहुत पसंद है वहां पर। और दिल्ली का मतलब बहुत डीप विंटर नहीं, जनवरी एंड का विंटर भी बहुत पसंद है। जी। अंत में कविता जी, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो ये सपने देखते हैं कि हम भी बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करें, या जो गायन के क्षेत्र में है कि हम भी आपके जैसा एक रुतबा और एक वो फेम हासिल कर सकें, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि आप लोग मेहनत करें, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढे आप। क्योंकि हो सकता है फिल्म में आपको एक एक फ्रेज गाना पड़े या पिच करेक्शन की मशीन भी मिल जाए, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे उस पिच करेक्शन मशीन और वो फ्रेज का मत सोचिएगा। आप पूरा पूरा गाना गाइए प्रैक्टिस करते समय और पिचिंग की तरफ बहुत मेहनत कीजिए। तो शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। जितना अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं वो प्रोसेस में शुरू हो जाए, तो लोगों को कहीं ना कहीं आपका म्यूजिक पहुंच ही जाएगा उनके कानों तक। जी बिल्कुल, तो ये एक मंत्र है जो मेरे ख्याल उन सभी युवा गायकों को समझना होगा जो संगीत साधना में लगे हैं। कविता जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि यूं ही सुरों के साथ आप जुड़ी रहेंगी और हमारे लिए भी बेहतरीन गाने आप यूं ही गाती रहेंगी। हालांकि अब तो आप पॉप, फ्यूजन और बहुत सारे गाने हैं जो आप गाती रहती हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं यूं ही आपके गीत हमारे ज़िंदगी में सुर बिखेरते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया ममता जी, आपको और मेरे व्यूअर्स को भी मेरी शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ग्रेटफुल, थैंक यू।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस एपिसोड को लेकर आपके जो भी विचार है हमसे जरूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी याद है ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।